सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से पूरे देश में लागू कर दी गई है। पहले इस नीति को वर्ष 2020 में ही लागू करने का प्रस्ताव था, परंतु कोरोना काल के कारण इसे 2 साल विलंब से लागू किया जा रहा है। भारत सरकार की इस नीति को लागू करने के बाद अब राज्य सरकारें अपने राज्य की परिस्थिति को देखकर इसको लागू करने का फैसला लेंगी। उत्तराखंड राज्य में शासन की ओर से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यह नीति 1 जुलाई 2022 से उत्तराखंड राज्य में प्रभावी मानी जाएगी। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं, साथ ही 5+3+3+4 का फार्मूला आखिर है क्या, और किन किन कक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया है। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति कहलाएगी। भारत की पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार में आई थी। जो दूसरी शिक्षा नीति थी वह 1986 में श्री राजीव गांधी जी की सरकार में आई थी, जिसे वर्ष 1992 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के द्वारा संशोधित किया गया था। चूँकि वर्ष 1992 में जो शिक्षा नीति का संशोधन किया गया था वह 1986 की शिक्षा नीति का ही संशोधन किया गया था। यही कारण है कि 1986 और 1992 की शिक्षा नीति को एक ही माना जाता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र भारत की अब तक 3 शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं, वर्ष 1968 में, वर्ष 1986 की, और जो फिलहाल अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है 2020। तो इस प्रकार से 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा का संचालन नहीं होगा, साथ ही एमफिल भी बंद कर दिया गया है। जो अभी तक की हमारी शिक्षा नीति का आधार था वह 10+2 के फॉर्मूले पे आधारित थी, जबकि जो अब नई शिक्षा नीति है वह 5+3+3+4 के फॉर्मूले पर आधारित है। तो सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि जो 1986 और जो 1992 में संशोधन हुआ था उस शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 का फार्मूला आखिर क्या था। तो 10+2 के फॉर्मूले में यहाँ पर आप देखेंगे, जब छात्र या छात्रा की उम्र 6 वर्ष हो जाती थी तो उसका एडमिशन कक्षा 1 में प्रारंभ हो जाता था। उसके बाद 10 सालों तक वह 1 से लेकर 10 तक बिताता था, तो ये 10 वाला फार्मूला हो गया नंबर 1। और उसके पश्चात जब वो 11वीं और 12वीं में आता था तो +2, तो ये 2 वाला फार्मूला हो गया। तो इस बेस पर ये वाली हमारी शिक्षा नीति आधारित थी 10+2 के बेस में। तो यहाँ पर क्लास 1 to 5th पहला पार्ट इसमें ये हो जाता था, दूसरा पार्ट हो जाता था क्लास 6 to 8 और तीसरा पार्ट हो जाता था क्लास 9 to 10। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात जब छात्र छात्रा कक्षा 11 में प्रवेश लेते थे तो यहाँ पर इनको 11वीं और 12वीं 2 वर्ष और बिताने होते थे, इसीलिए इसका नाम 10+2 रखा गया है। 10 का मीनिंग हो गया 1 से लेकर 10 तक और 2 का मतलब 11वीं और 12वीं। तो जब छात्र छात्रा 11वीं में प्रवेश लेते थे तो उनको 3 प्रकार के विकल्प चुनने को मिलते थे, यहाँ पर साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स। तो 3 स्ट्रीम होते थे, साइंस ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, IA आर्ट का मीनिंग इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, और कॉमर्स ICOM इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो नई शिक्षा नीति में अब इसको पूर्ण रूप से बदल दिया गया है। ये कोई भी स्ट्रीम अब नहीं रह गए हैं। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकता है, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो 1986 की, जो अब तक चली आ रही थी, उसके अनुसार यह था। अब जो नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 के नियम पर आधारित है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इस 5+3+3+4 का मीनिंग होता क्या है। नई शिक्षा नीति 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण देश में लागू किए जाने का प्रावधान है। अलग अलग राज्य अपनी सुविधा के अनुसार इसे अपने राज्यों में लागू कर रहे हैं। तो जो अभी तक सरकारी विद्यालयों का पैटर्न था वह पहली कक्षा से शुरू होता था। प्राइवेट स्कूलों की तरह नर्सरी, LKG, UKG या फिर इसको जूनियर KG या सीनियर KG भी कहीं कहीं बोला जाता है, आदि की सुविधा सरकारी विद्यालयों में नहीं थी। अब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चे को 5 साल के लिए फाउंडेशनल स्टेज में गुजरना होगा। फाउंडेशनल स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा व दूसरी कक्षा के होंगे। इस स्टेज में परीक्षा नहीं ली जाएगी और बच्चा खेलते कूदते स्कूल में आने की आदत के साथ कक्षा 3 में चला जाएगा।
तो जो नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का फॉर्मूला दे रखा है, उसमें शुरुआत में जो 5 लिखा गया है उसका मीनिंग ही यही है कि शुरू के 5 वर्षों में बच्चे को फाउंडेशनल स्टेज में रखा जाएगा। इस स्टेज में बच्चे को केवल खेलने कूदने के लिए दिया जाएगा। जो बच्चा अपने घरों में खेल खेलता है उसी प्रकार के खेलों से वह बच्चा स्कूल में खेलेगा और स्कूल में आने की आदत डालेगा। साथ ही उसकी मित्रता भी और छात्र छात्राओं से बढ़ेगी। खेलते कूदते ही बच्चा कक्षा 1 और 2 में भी चला जाएगा और उसके पश्चात वह पास होकर कक्षा 3 में चला जाएगा। इस दौरान इसकी कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब आपकी स्क्रीन के सामने यह नई शिक्षा नीति के 5+3+3+4 का चार्ट रखा गया है। तो जो शुरू का 5 है उसका मीनिंग आप देख सकते हैं कि जब बच्चा 3 से 8 साल का रहेगा तो वह फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा। जब बच्चा 8 से 11 वर्ष के बीच का रहेगा तो उसकी स्टेज प्रीपरेटरी हो जाएगी। 11 से 14 वर्ष की उम्र में वह मिडिल स्टेज में पहुंच जाएगा और जब छात्र 14 से 18 वर्ष की उम्र के बीच में होगा तो वह सेकेंडरी स्टेज में पहुँच जाएगा। आगे हम आपको फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जो 10+2 के फॉर्मूले के बेस पे आधारित शिक्षा प्रणाली थी उसमें 10 और 2 12 वर्षों तक जो सरकार थी वह स्कूली शिक्षा के छात्रों पर निगरानी रखती थी। परंतु जो नई शिक्षा प्रणाली है जो 5+3+3+4 यानी कि 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15 वर्षों तक अब सरकार स्कूली शिक्षा के छात्र छात्रों पर निगरानी रखेगी। अब हम इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं 5 में यानी कि 5 ईयर फाउंडेशनल स्टेज पे। तो जो 5 ईयर का फंडामेंटल या फिर फाउंडेशनल स्टेज है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है नर्सरी LKG और UKG तक और दूसरा भाग है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब बच्चा आपका 4 वर्ष का होगा तो उसको नर्सरी में एडमिशन मिलेगा। 5 साल के बच्चे को LKG या जूनियर KG में और 6 साल के बच्चे को UKG या सीनियर KG में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है इसकी क्लास फर्स्ट। तो जब बच्चा 7 साल का होगा तो क्लास फर्स्ट में एडमिशन ले लेगा और बच्चा जब 8 साल का होगा तो क्लास सेकंड में एडमिशन ले लेगा। क्लास फर्स्ट में एडमिशन की एज को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पुरानी शिक्षा नीति में जब बच्चा 6 वर्ष का होता था तो उसको क्लास फर्स्ट में एडमिशन मिल जाता था, परंतु यहाँ पर 7 साल की उम्र में बच्चा क्लास फर्स्ट में जाएगा। तो इसका कारण भी हम बताएंगे कि इस एज को क्यों बढ़ाया गया है। आगे हम वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे। अब जो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है नर्सरी LKG और UKG। तो अभी तक इस स्टेज के बच्चे जो होते थे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के अंडर में रहते थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उनको विभिन्न एक्टिविटीज़ में इंगेज रखती थी, परंतु अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड तक, नर्सरी टू क्लास सेकंड तक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ प्लस जो विद्यालय के अध्यापक हैं वो इनको देखेंगे। इसमें सामूहिक कार्य होगा। इसको बाल वाटिका भी नाम दिया गया है। तो इसमें आपको बच्चे को केवल एक्टिविटीज़ देनी है खेलकूद के माध्यम से और उनको संख्या ज्ञान, अक्षर ज्ञान एक्टिविटीज़ करानी है खेलकूद के ही माध्यम से। इस दौरान इनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा नर्सरी टू क्लास सेकंड तक और बच्चा इसमें इजी वे में पास हो जाएगा। परंतु उसको संख्या ज्ञान और अक्षर ज्ञान खेलते कूदते ही आ जाना चाहिए और विद्यालय में आने की प्रवृत्ति हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से 5 इयर्स का फाउंडेशनल स्टेज पूरा करके बच्चा नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा जो कि 3 इयर्स प्रीपरेटरी स्टेज होगी। इसमें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जब बच्चे की उम्र 9 वर्ष हो जाएगी तो वह कक्षा 3 में होगा। जब बच्चे की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी तो वह क्लास 4th में होगा और जब बच्चे की उम्र 11 वर्ष होगी तो वह क्लास 5th में चला जाएगा। अब जब बच्चा 3 इयर्स प्रीपरेटरी में आ जाएगा तो कक्षा 3 से छात्र छात्राओं को किताबी ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें उन्हें होमवर्क, क्लास वर्क आदि से लिखने व पढ़ने की क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी तक जो इससे पहले की स्टेज थी फाउंडेशनल स्टेज, जो नर्सरी से क्लास सेकंड तक थी, उसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं था। उसमें केवल खेलते कूदते ही आपको अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान कराया जाना था, परंतु अब इसमें किताबी ज्ञान भी दिया जाएगा बच्चे को। कक्षा 5वीं तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा, ये इम्पोर्टेंट है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या उनके बोलचाल वाली भाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा में होगी। अब तक ये होता था कि सभी छात्र छात्राओं को या तो इंग्लिश में बुलवाया जाता था या हिंदी में बुलवाया जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। यदि कोई छात्र बंगाली भाषा
का प्रयोग करता है तो उसको बंगाली भाषा में ही उसकी शिक्षा दी जाएगी। कोई गढ़वाली भाषा बोल रहा है तो उसको गढ़वाली में, कोई भोजपुरी भाषा बोल रहा है तो उसको भोजपुरी भाषा में ही उसकी शिक्षा दी जाएगी। क्षेत्रीय भाषा का जो रखा गया है इसमें अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता भी नहीं होगी। अंग्रेजी को अब केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। जैसे पहले देखा जाता था कि अंग्रेजी सारे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब वो बाध्यता खत्म कर दी गई है नई शिक्षा नीति में। अब इसमें अंग्रेजी को एक विषय के रूप में ही पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी की किताब को अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। बाकी जो अन्य विषय हैं उनको आप हिंदी में या अन्य भाषाओं में पढ़ सकते हैं। अब हम इस शिक्षा नीति की तीसरी स्टेज में पहुंच जाते हैं, 5+3+3, जो 3 अब आएगा, 3 ईयर्स मिडिल। तो इसमें आप देखेंगे कि जब बच्चा 12 वर्ष का होगा तो उसका एडमिशन कक्षा 6 में हो जाएगा। 13 वर्ष के बच्चे का एडमिशन कक्षा 7 में हो जाएगा और 14 वर्ष का बच्चा जब हो जाएगा तो वह क्लास 8 में चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा एज बढ़ गई है बच्चों की क्लास 6, 7 और 8 में। तो इसको बढ़ाने का मेन कारण जो अभी हमने पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट क्लास में बच्चे का एडमिशन 6 वर्ष में होता था पहले, अब 7 वर्ष में हो रहा है। तो जब बच्चा कक्षा 6 में आ जाएगा तो वह थोड़ा परिपक्व हो जाएगा, थोड़ा मेच्योर्ड होने लगेगा और उसको सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। इस दौरान अब 6वीं कक्षा से कंप्यूटर सीखने का उसको मौका मिलने लगेगा, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर कोडिंग भी सीख सकेंगे। कंप्यूटर कोडिंग के जरिए वे ऐप बना सकते हैं अपना, इस तरह के कार्यों में दक्ष हो जाएंगे। किसी स्किल में विशेष रुचि होने पर, जैसे पेंटिंग का कार्य हो गया, कारपेंटर का कार्य हो गया, बुटीक हो गई, सिलाई कढ़ाई हो गई, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गई इत्यादि जितने भी अन्य कार्य हैं, विद्यार्थी को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी अगर उनको इन कार्यों में रुचि है तो उनको इसके लिए अलग से क्लासेस दी जाएंगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास में जोर दिया जाएगा। तो जो अभी हमने आपको बताया कि एज बढ़ने का कारण ही यही है, जो छात्रों की एज यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ गई है कि उनको सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी और वे ढंग से इसको सीख पाएंगे। अभी तक होता क्या था कि कम उम्र के बच्चों को यदि कंप्यूटर कोडिंग आप सिखा रहे हैं तो वे उतना नहीं समझ पाते थे, वो रटने की प्रवृत्ति रखते थे। परंतु यहाँ पर इनको थोड़ा सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी, विकसित हो जाएगी, तो वे इसको आसानी से समझ सकते हैं और भविष्य में यह इन्हीं विषयों में आगे कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस प्रकार इस तीसरी स्टेज जो कि मिडिल स्टेज है उसको भी छात्र छात्रा पासिंग कर देंगे और फिर चौथी स्टेज में चले जाएंगे। अभी तक 3 स्टेजें पार कर चुके हैं, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज। अब चौथी स्टेज जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। आप यहाँ पर देखेंगे 5+3+3+4 के फॉर्मूले में जो अंतिम 4 है, जो अंतिम 4 वर्ष है, वह सेकेंडरी स्टेज के हैं। तो इसमें आप देखेंगे जब छात्र छात्रा की एज 15 वर्ष हो जाएगी तो वह पर क्लास 9th में चला जाएगा। 16वें साल में छात्र कक्षा 10 में प्रवेश करेगा, 17वें साल में छात्र कक्षा 11 में प्रवेश करेगा और 18वें साल में छात्र कक्षा 12 में होगा। अब इस स्टेज में आपको महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं कि इसमें अब सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी या मॉड्यूल के बेस पे आधारित होगा। ये आने वाले समय में जब राज्य इसको लागू कर देंगे उस पर निर्भर करता है कि वे परीक्षाएँ किस बेस में लेते हैं। परंतु जो नई शिक्षा नीति में प्रावधान दे रखे हैं उसमें कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है। तो अब इस बोर्ड परीक्षा के स्थान पर विद्यालय अपने स्तर से परीक्षा लेंगे। साथ ही साथ कक्षा 12 की अभी भी बोर्ड परीक्षा यथावत रहेगी। जैसा कि हमने अभी आपको पहले भी बताया कि कक्षा 9 से 12 तक अब सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी या फिर मॉड्यूल बेस पे आधारित परीक्षा होगी और उनका एग्रीगेट ही तैयार किया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी भविष्य में कि राज्य इसको किस रूप में अपनाते हैं। अब जो 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं हैं उनकी जो परीक्षाएं होंगी वह सेमेस्टर आधारित या मॉड्यूल आधारित होगी। तो कक्षा 12 की जो बोर्ड परीक्षा भी होगी परंतु परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया जाएगा। जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं करवाना, 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि, तो इस स्वरूप में इनकी परीक्षाएं होंगी। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तथा इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा, अर्थात ये अब मुख्य विषय के रूप में भी जाने जाएंगे। अब जब बच्चा कक्षा 10 पास करके कक्षा 11 में प्रवेश लेता था तो उसको पास 3 ही विकल्प होते थे, या तो वो साइंस साइड ले ले या आर्ट साइड ले ले या कॉमर्स ले ले। परंतु अब इन स्ट्रीम्स को ख़त्म कर दिया गया है। अब कक्षा 11 से विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम आदि अब नहीं रहेंगे। अब यदि कोई छात्र भौतिकी के साथ इतिहास विषय में भी रुचि रखता है तो वह भौतिकी के साथ इतिहास को भी एक मुख्य विषय के रूप में चुन सकता है।
इसी प्रकार विद्यार्थी अपने अन्य पसंदीदा विषयों को अपने मुख्य विषय के रूप में चुन सकता है। तो अब ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। जैसे पहले होता था साइंस साइड में पीसीएम, जेडबीसी इत्यादि, परंतु अब छात्रों को यह आज़ादी होगी कि वे अपने पसंदीदा विषयों को चुन सकते हैं। तो अब जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 4th स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज, ये जो कक्षा 9, 10, 11, 12 की हो जाएगी। इसमें कक्षा 9 में भी सेमेस्टर वाइज परीक्षा ली जाएगी, कक्षा 10 में भी, कक्षा 11 में भी और कक्षा 12 में भी। तो सेमेस्टर वाइज या फिर मॉड्यूल पे आधारित ये परीक्षाएँ होंगी। तो कक्षा 9 में भी 2 सेमेस्टर की परीक्षाएँ होंगी, उसके बाद कक्षा 10 में भी 2 सेमेस्टर की परीक्षाएँ होंगी, कक्षा 11 में भी 2 सेमेस्टर की और कक्षा 12 में भी 2 सेमेस्टर की परीक्षाएँ होंगी। और जब छात्र इन सेमेस्टर्स की परीक्षाओं को दे देगा तो कक्षा 9, 10, 11, 12 यानी कि 4 क्लासें हैं। अब प्रत्येक क्लास में 2-2 सेमेस्टर्स की परीक्षाएं हुई, कुल 8 सेमेस्टर्स हुए। तो उन 8 सेमेस्टर्स की परीक्षाओं के अर्जित जो अंक होंगे उनका योग के आधार पर कक्षा 12 का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान दे रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकारें इसको किस रूप में लेती हैं। सेमेस्टर वाइज या फिर मॉड्यूल बेस्ड परीक्षा कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। पहले अक्सर देखने में यह आता था कि छात्र छात्राएं परीक्षा से 1-2 महीने पहले ही अपने सिलेबस को रटने लग जाते थे, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो छात्र छात्राओं के सेमेस्टर्स, जितने भी सेमेस्टर्स के उन्होंने पेपर दे रखे हैं, उनके टोटल अंक जो होंगे उनके आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। कक्षा 12 को उत्तीर्ण करने के पश्चात ग्रेजुएशन क्रमशः 3 वर्षीय और 4 वर्षीय होगी। यदि कोई छात्र 3 वर्षीय ग्रेजुएशन करने के बाद स्नातकोत्तर यानी पीजी करना चाहता है तो उसका पीजी 2 वर्षीय होगा, परंतु यदि छात्र 4 वर्षीय ग्रेजुएशन में जाता है तो उसका स्नातकोत्तर या फिर पीजी 1 वर्षीय होगा। अब यदि कोई छात्र कक्षा 12 के बाद अध्यापक बनने हेतु आगे पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो उसे ग्रेजुएशन करते समय 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स का चयन करना होगा। कई छात्र ऐसे हैं जो कक्षा 12 के बाद अध्यापक बनने में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं अध्यापन क्षेत्र में, तो उनको 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स का चयन करना होगा, जिसमें उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी और उसका बीएड भी हो जाएगा। इस प्रकार से कक्षा 12 के बाद 4 वर्षों में ही उसकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री उसको मिल जाएगी। परंतु यदि कोई छात्र कक्षा 12 को उत्तीर्ण करने के पश्चात इंटीग्रेटेड कोर्स का चयन नहीं करता है और वह सिंपली ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो यदि उसने 3 वर्षीय ग्रेजुएशन को चुना है और उसके पश्चात वह बीएड करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसके बीएड का पाठ्यक्रम 2 वर्षीय होगा। परंतु यदि छात्र स्नातकोत्तर करने के पश्चात बीएड करना चाहता है तो उस स्थिति में उसके बीएड का पाठ्यक्रम 1 वर्षीय होगा, अर्थात 1 वर्ष में उसका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो अब ग्रेजुएशन है उसका पीरियड क्रमशः 3 वर्षीय व 4 वर्षीय हो गया है। जो इससे पहले की शिक्षा नीति थी उसमें यदि हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर करने के पश्चात किन्हीं कारणों से हम सेकंड ईयर में प्रवेश नहीं ले पाए तो उस फर्स्ट ईयर का कोई मायने नहीं रह जाता था। इसी प्रकार यदि हमने सेकंड ईयर तक पढ़ाई की और फाइनल ईयर छोड़ दिया तो उस सेकंड ईयर तक की भी कोई पढ़ाई का महत्व नहीं रह जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। यदि आपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार सेकंड ईयर भी क्या है ये आप चार्ट में देखेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर किया है और फर्स्ट ईयर करने के बाद आपने सेकंड ईयर नहीं किया है तो फर्स्ट ईयर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि आपने सेकंड ईयर तक पढ़ा है तो उसका डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। थर्ड ईयर की पढ़ाई करने के पश्चात आपको डिग्री दे दी जाएगी। 4 ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के पश्चात आपको रिसर्च करने का भी मौका मिल जाएगा, साथ ही आपको डिग्री भी प्रदान कर दी जाएगी। यदि किन्हीं कारणों से ग्रेजुएशन को आपको बीच में ही छोड़ना पड़ा था तथा कुछ वर्षों बाद आप पुनः ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई वहीं से आरंभ हो जाएगी जहां से आपने ग्रेजुएशन का पार्ट छोड़ा था। यदि आपने सेकंड ईयर का पार्ट छोड़ दिया था तो सेकंड ईयर से शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार जिस पार्ट से आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी थी वहीं से आपकी पढ़ाई आरंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया। आपकी इस शिक्षा नीति के बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाता रहता है। धन्यवाद।